नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। और रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। आज जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। राज्यसभा के चुनाव हो गए। कुछ उम्मीदें या आशंकाएं या अपेक्षाएं तो थी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ उलटफेर करेगी, लेकिन उसने बड़ा उलटफेर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किया है। आप राज्यसभा के चुनाव में हुए घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग मेरी बातें सुनते रहे हैं, आपके साथ मेरा संवाद सुनते रहे हैं और दूसरे मंचों से मेरा संवाद सुनते रहे हैं, तो उनकी एक आपके सवाल के जवाब में एक अपेक्षा होगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की निंदा करूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो नैतिकता का पालन नहीं करती है। मैं ये कहूंगा कि उसने विधायकों की खरीद फरोख्त की, वगैरह वगैरह वगैरह, और वो सत्ता किसी भी कीमत पे अपने पास रखना चाहती है। इस तरह की बातें हम लोग करते रहे हैं पहले भी। लेकिन आज मेरा कहना यह है कि राजनीति केवल नैतिकता, विचारधारा और आदर्श का ही नाम नहीं है। राजनीति अवसरानुकूल आचरण करने, उपयुक्त रणनीति बनाने और अपनी राजनीतिक पूंजी को सहेज कर रखने का भी नाम है। जो लोग राजनीति में न रणनीति बना पाते हैं, न ही अवसर के अनुकूल अपने तौर तरीकों में परिवर्तन करते हैं, और न ही अपनी राजनीतिक पूंजी जो कुछ भी उनके पास है कम या ज्यादा उसको सहेज कर रख पाते हैं, वो लोग राजनीति में मिट जाते हैं। भले ही उनके नैतिकता के दावे, विचारधारा के दावे और आदर्श के दावे कितने भी बड़े या छोटे क्यों ना हो। इन राज्यसभा के चुनावों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत में विपक्ष पूरी तरीके से रणनीति विहीन है। उसके पास अब अपनी आंखों के 1 इंच आगे दूर देखने की भी क्षमता नहीं, और जो बातें उसे पहले से पता होती हैं कि उसके खिलाफ जाएंगी, उन बातों का निराकरण करने, उनके लिए पेशबंदी करने, उनके लिए कोई मोर्चाबंदी करने, उनके लिए कोई रणनीति बनाने, इस तक की क्षमता उसके पास नहीं है। चंडीगढ़ में जब मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने खुली, नंगी और भ्रष्टतम धांधली की, उस वक्त वो मामला इसलिए प्रकाश में आ गया कि भाजपा की योजना में एक कैमरे को सही समय पर एक निश्चित समय पर बंद हो जाना था, एक सीसीटीवी कैमरे को। वो कैमरा संयोग से उस वक्त बंद नहीं हुआ, किसी वजह से चूक रह गई, वो कैमरा बंद नहीं हो पाया, तो उस कैमरे में सारा जो धांधली थी, मसीही थी, वो कैद हो गई और वो मीडिया के हाथ लग गया। इसलिए वो बात पकड़ में आई। अगर वो कैमरा भाजपा की योजना के मुताबिक सही समय पर बंद हो जाता तो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भी वो धांधली ही पता नहीं चलती, ना सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होता, और इस वक्त वहां पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठा होता चंडीगढ़ महानगर पालिका की कुर्सी पर। अब यहां आप देखिए, राज्यसभा के चुनाव में सब कुछ पहले से तय होता है। इस बार तय था कि 56 सीटों पर चुनाव होगा, यानी अगर कुल 56 उम्मीदवार होते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। सब पहले से तय था, कौन जीतेगा, किसके पास कितने वोट हैं, किस पार्टी में कितने विधायक हैं, कौन कहां क्या है, सब कुछ पहले से तय था। लेकिन जब पहले से ही पता लग गया कि 56 की बजाय 59 उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं, तभी स्पष्ट हो गया था कि 3 उम्मीदवारों के लिए मारकाट होगी। अब वो जो 3 उम्मीदवारों के लिए मारकाट जो हुई, उसके बारे में विपक्ष को पहले से मालूम था कि वो 3 उम्मीदवार कौन से होंगे। उसमें से 2 उम्मीदवार, एक उत्तर प्रदेश का था और एक हिमाचल प्रदेश का था। सबको मालूम था, भाजपा ने घोषित कर दिया था उसको। मालूम क्या था? सबको मालूम था कि उत्तर प्रदेश से संजय सेठ को लड़ाने वाली है और हिमाचल प्रदेश से हर्ष महाजन को लड़ाने वाली है। सबको मालूम था कि संजय सेठ मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं लंबे अरसे तक। वैसे तो वो बहुत बड़े धनपति हैं और बिल्डर हैं बहुत बड़े, और कई तरह के जमीनों पर कब्जे से संबंधित कई तरह के विवादों में भी फंसे रहे हैं। लेकिन वो समाजवादी पार्टी के इतने नजदीक थे कि समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष तक थे, और आज इस क्षण भी वो कहते हैं कि उनके अखिलेश यादव के साथ में बहुत ही निकट अंतरंग संबंध है। अभी अभी उन्होंने टीवी बोलते हुए कहा, जब ये सब विवाद चल रहा है, तो बिल्कुल स्पष्ट था कि भाजपा के पास
उत्तर प्रदेश में 8वां उम्मीदवार जिताने के लिए वोट नहीं है, या भाजपा के पास हिमाचल प्रदेश में हर्ष महाजन को जिताने के लिए वोट नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी थे। तो जाहिर है कि भाजपा ने, जो इतनी बड़ी और देश की सबसे बड़ी और इतनी प्रभावशाली पार्टी है, वो 2 सीटों के ऊपर ऐसे उम्मीदवारों को क्यों उतारेगी जिनके बारे में पहले से तय हो कि ये हार जाएंगे। इसका मतलब है कि भाजपा ने पूरा बंदोबस्त कर रखा था कि उनको जीत जाना है। हर्ष महाजन से और संजय सेठ से उसकी ऐसा लगता है कि ये डील थी, ये सौदा था कि वो जिन पार्टियों में, हर्ष महाजन की जड़ें कांग्रेस में है और संजय सेठ की जड़ें समाजवादी पार्टी में है, कि वो जिन पार्टियों में है उन पार्टियों से वो अपने, उन पार्टियों के भी कुछ लोगों को तोड़ के लाएंगे, कुछ अपने जो उनका संसाधन संपन्न लोग हैं उनके जरिए कुछ लोगों का बंदोबस्त करेंगे, निर्दलियों का बंदोबस्त करेंगे, वगैरह वगैरह। और कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने दे देगी जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कुछ कमी रह गई, जो कुछ दूसरी प्राथमिकता के वोट मिल जाएंगे, कुछ तीसरी प्राथमिकता के वोट मिल जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा के चुनाव में एक विधायक 3 वोट देता है, 3 प्राथमिकताओं के 3 वोट देता है, दे सकता है, वो 3 लोगों को वोट दे सकता है। तो विपक्ष को यह पता था, यानी हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस विपक्ष भी नहीं है, सत्तारूढ़ दल है। अभी कुछ दिन पहले उसने बहुत जबरदस्त चुनाव जीता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। परंपरा यह है कि विपक्ष, मतलब चलन, आम चलन भी यह है कि विपक्ष, सत्तारूढ़ दल विपक्ष के वोट तोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में उल्टा हुआ, वहां पर विपक्ष ने सत्तारूढ़ दल के वोट तोड़ दिए। यानी जब गैर भाजपा दल विपक्ष में होते हैं तब भी भाजपा से पिटते हैं, जब वो सत्ता में होते हैं तब भी भाजपा से पिटते हैं। भाजपा दोनों हालतों में उन्हें परास्त कर देती है। और थोड़ा बहुत अंतर नहीं था हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस के पास 40 वोट थे, अभिषेक मनु सिंघवी को जीतने के लिए केवल 35 वोटों की जरूरत थी। 5 वोट फालतू थे उसके पास, और भाजपा के पास केवल 25 वोट थे। 15 वोटों का दोनों के बीच में फर्क था। 3 जो निर्दलीय विधायक थे वो भी उन्हीं के साथ थे, कांग्रेस के साथ ही खड़े हुए थे। वो सुबह से शाम तक उनके साथ खाना खा रहे थे, उन्हीं के साथ चाय पी रहे थे, सुबह का नाश्ता भी उन्हीं के साथ कर रहे थे, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ। परिणाम क्या हुआ हम लोगों के सामने है। इसका सीधा मतलब यह है कि विपक्ष से राजनीति होते नहीं बन रही है। ऐसा अतीत में भी होता रहा है कि क्रॉस वोटिंग होती रही है, पाला बदल वोटिंग होती रही है। उसका कारण है कि दरबदल कानून इस पर लागू नहीं होता, क्योंकि इसको माना जाता है कि सदन के अंदर चुनाव नहीं हो रहा है, सदन के बाहर होने वाला चुनाव है। ये सदन की कार्रवाई का अंग नहीं है, ये कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं है, कोई विधायी कार्य नहीं है, कानून नहीं बन रहा है, न ही विश्वास मत और अविश्वास मत पे बहस हो रही है। तो ऐसी स्थिति में, जबकि सब कुछ पहले से पता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, यहां तक कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश यादव, इन लोगों को यह भी पता था कि कौन कौन से लोग जो हैं जो उनके खिलाफ जा सकते हैं। उसके बावजूद भी ये कोई इंतजाम नहीं किया गया इस पूरे मसले का। इसे एक नतीजा ये भी निकाला जा सकता है कि जानबूझ के नहीं किया गया इंतजाम। जैसे ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि अखिलेश की पहले अमित शाह से डील हो गई थी कि उन्हें संजय सेठ को जिताना है। सेठ को जिताने के लिए 8 विधायक अपने भेज दिए, 8-9 विधायक अपने भेज दिए, 2 विधायकों के मतदान को अवैध घोषित करवा दिया और बाकी भाजपा के मिल गए। और संजय सेठ जो कि अखिलेश के खास आदमी थे, वो भाजपा के राज्यसभा सांसद हो गए। क्योंकि अखिलेश उन्हें अपने वोटों से राज्यसभा का सांसद नहीं बनवा सकते थे, इसलिए दोनों की तरफ को मिलाकर राज्यसभा का सांसद बनवा दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा हुआ होगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने ये आरोप लगाया है। और आप एक संभावना देखिए, तो ये संभावना भी हो सकती है, जब आपको पहले से पता था कि ये होने वाला है, फिर भी आपने उसको होने दिया। रात को जब अपने विधायकों को रात्रि भोज दिया था अखिलेश ने, तो उसमें 8 विधायक नहीं गए थे उसके अंदर, तभी स्पष्ट हो गया था कि वो करेंगे ऐसा। तो ये सब जो पूरा मामला, ये राजनीति जिस तरीके से हो रही है,
और टीवी पे दिखाया जाता है कि वो उसकी निंदा कर रहा है, इसकी निंदा कर रहा है। ये सब कुछ वैसा ही नहीं है जो आपकी आंख से सुनाई दे रहा है और कानों आंख से दिखाई दे रहा है और कानों से सुनाई दे रहा है। इसके अंदर कुछ ऐसा भी है जो कि अदृश्य है, जिसको देखा और सुना नहीं जा सकता, लेकिन जो है, जो दरअसल वही यथार्थ है। तो ये वो बात क्या यथार्थ जी। अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में भी ये बात कही जा सकती है कि वहाँ पर जो विधायक थे वो उनकी उम्मीदवारी से खुश नहीं थे। शायद भाई उनकी उम्मीद थी कि कोई भाई और जब आला कमान ने अभिषेक मनु सिंघवी को तय किया कि उनको हिमाचल प्रदेश से लड़वाएंगे, तो आला कमान को क्या ये पता नहीं था कि अभिषेक मनु सिंघवी के उम्मीदवारी से हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की इकाई है वो प्रसन्न नहीं है? क्या उन्हें पता नहीं था कि उनके जो स्थापित नेता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के ही हैं राज्यसभा में, आनंद शर्मा, वो उससे खुश नहीं है। आनंद शर्मा ने वहां प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये बाहरी आदमी है। दरअसल वहां से एक ही राज्यसभा का विधायक राज्यसभा का सदस्य हो सकता था। अगर एक से ज्यादा होता तो एक बाहरी को एक भीतरी को लिया जा सकता था, लेकिन चूंकि एक ही था इसलिए एक बाहरी को लाने पर वहां कुछ नाराजगी होना स्वाभाविक थी। आलाकमान को यह भी पता था कि जो प्रतिभा सिंह है अध्यक्ष हैं, वो सुक्खू से उनकी नहीं बनती है। उन्होंने बयान भी दे दिया कि विधायक नाराज थे, क्या करें, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। यानी एक तरह से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो उन्होंने ही पास कर दिया। अब आप देखिए, जब आप विपक्ष में हैं तब भी आप पिट रहे हैं या अपने आप को पिटने दे रहे हैं या कुछ ऐसी खुफिया तिकड़म कर रहे हैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, और जब आप सत्ता पक्ष में हैं तब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कब करेंगे? भाई जनता तो ऐसे लोग को, ऐसे व्यक्ति को वोट देगी जो कुछ करते हुए दिखे, इसमें जीतने का मादा हो। यही कहा जा सकता है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अल्पमत में है, क्योंकि 34-34 अगर विधायक दोनों के साथ हैं और 6 विधायक अगर इस्तीफा भी दे देते हैं तब भी अल्पमत तो नहीं माना जाएगा। तो क्या खतरे की घंटी वहां दिख रही है आपको हिमाचल प्रदेश की सरकार पर? देखिए, ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, वो तो जहां जो सरकारें अल्पमत में नहीं होती हैं उसको भी गिराने की कोशिश करती है। इस सरकार को भी गिराने की कोशिश करेगी, हो सकता है गिरा भी दे, लेकिन उसकी संभावना मुझे कम दिखती है। उसकी वजह है कि जिन लोगों ने अभी इधर वोट किया है, कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग पूरी तरीके से, वो वहां तो दल बदल विरोधी कानून भी लागू होगा, तो सब विधायकों को सोचना पड़ेगा जो सरकार के खिलाफ जाते हैं। अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो वो वहां पे वो उस 25 इनके पास हैं, भाजपा के पास 3 मान ली निर्दलीय भी इन्हें मिल जाएंगे तो 28 हो गए। अब उन्हें फिर वो कांग्रेस के विधायक चाहिए, तो कांग्रेस के जो विधायक वहां जाएंगे उनकी उनकी विधानसभा की सदस्यता भी जाएगी। तो अगर वो बिल्कुल बिकी गए हैं और उनकी विधानसभा की सदस्यता जाने का उन्हें कोई वो नहीं है, किसी किस्म का कोई डर नहीं है, पहले से तय करके बैठे हैं कि विधानसभा की सदस्यता जाएगी, तो फिर गिर जाएगी सरकार। फिर कौन रोक सकता है सरकार को वो गिरने से? उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? वैसे तो विपक्ष कमजोर देखिए, तो लग रहा इस है। तरह की घटनाओं से क्या होता है कि जब आप जीती बाजी हारते हुए दिखें, तो फिर आपका, आपके कार्यकर्ताओं का, आपके समर्थकों का, सबका मनोबल गिर जाता है। ऐसे सीधे-सीधे उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपका मनोबल तो इसमें गिरता ही है कि आपकी ही पार्टी के विधायकों से वो सांसद चुना जा रहा है जो कि भारतीय जनता पार्टी की कतारों में बैठेगा। हुँ। क्या ये जो राज्यसभा की पूरी स्थिति है उसके बारे में भी एक टिप्पणी है कि पहले माना जाता था कि थोड़े बुद्धिजीवी किस्म के नेता चुने जा रहे हैं। अब वहाँ वैसे लोग जा रहे हैं जो बिल्डर हैं, जो उद्योगपति हैं, जो विधायकों को खरीद सकते हैं, पार्टी को बड़ा चंदा दे सकते हैं। ये कहना ज़्यादा ठीक रहेगा? देखिए, बुद्धिजीवियों की भूमिका तो सक्रिय राजनीति में तकरीबन खत्म होती जा रही है। बुद्धिजीवियों को बैकरूम बॉय बना देते हैं, यानी वो पीछे बैठकर आपका भाषण लिखते हैं, आपके लिए जोड़बाकी गुड़ाबात करते हैं, आपके लिए सेफोलॉजी करते हैं, सर्वे वर्वे करते हैं, आपके लिए कंप्यूटर पे कुछ करते हैं, या हो सकता है कुछ राय वगैरह दे देते हो राजनीतिक। बाकी बुद्धिजीवियों को सक्रिय राजनीति में लाना और उनको, उनकी जो बौद्धिक चमक है उससे राजनीति में सीधे सीधे योगदान करवाना, ये परंपरा तो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। चाहे सत्तारूढ़ दल हो, चाहे चाहे विपक्ष हो, दोनों को ही बुद्धिजीवियों में कोई रुचि नहीं रही। वो लोग बुद्धिजीवियों की कोई मीटिंग नहीं बुलाते, उनसे कोई राय मशविरा नहीं करते,
तो आमतौर पर मेरे ख्याल से जो पुराने मुलायम सिंह यादव की पीढ़ी के जो नेता थे, कुछ नेता थे, उनमें ये प्रवृत्ति थी कि वो साल में 1-2 बार बुद्धिजीवियों के बीच में बैठते थे, उनकी मीटिंग कर लेते थे, उनको अपने साथ जोड़े रखते थे, उनके साथ उसका सम्मेलन वगैरह करते थे, बीच-बीच में उनसे राय-मशविरा करते थे। वो सब बातें खत्म हो चुकी हैं। अब तो राजनीति में नेताओं के लिए उनका केवल महत्व है जो सीधे-सीधे उनके वोट बढ़ा सकें या उनकी जो बड़ी डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन में अपने आप को फिट कर सकें। तो वो वैसे बुद्धिजीवी जो हैं, वो अब राजनेताओं के लिए आवश्यक नहीं रहे। अब उन बुद्धिजीवियों को अगर शौक है, तो हमारी आपकी तरह राजनीतिक समीक्षा करें। लेकिन इस पूरे मसले में भारत के लोकतंत्र की स्थिति भी दिखती है। कुछ दिन पहले ध्रुव राठी एक यूट्यूबर ही हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया, बहुत सरल सी बातें कही जो हम सब जानते हैं और ये भी इसका एक उदाहरण है कि लोकतंत्र फिर कहाँ बचा? जिसके पास सत्ता बल है वो खरीद लेता है, बाकी हम कहते रहे कि विपक्ष ने प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया। लेकिन कुल मिलाकर ये भारतीय लोकतंत्र के ऊपर भी एक टिप्पणी है कि पूरा का पूरा खरीद-फरोख्त का मामला ही चल रहा है। बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत पुराने ज़माने से चल रहा है ये सब। जिसके पास सत्ता होती है, वो हर तरीके से संस्थाओं का अपने पक्ष में उपयोग करता है। जो संस्था उनके उसके धीरे-धीरे करके थोड़ा अगर समय मिलता है, अगर बहुत जल्दी सत्ता से बाहर नहीं हो गया, अगर कोई आया कुछ दिनों में 6-7 महीने में, साल भर में ही सत्ता से बाहर हो गया, तो संस्थाओं को नहीं बदल पाता, क्योंकि उसमें समय लगता है। जो पहले से संस्था में बैठा होता है व्यक्ति, पिछली सरकार का, उसका कार्यकाल वगैरह होता है, टाइम लगता है और उसको भी अपने लोग ढूँढने में भी समय लगता है उसको। धीरे-धीरे करके सारी संस्थाओं में वो अपने लोग बैठा लेता है। तो अब संस्थाएँ जो होती हैं, वो पार्टी की जो लाइन है, उस लाइन का पालन करती हैं। जैसे मान लीजिए महिला आयोग है, तो महिला आयोग की जो अध्यक्षा है, वो वहीं पे जाएगी, जहाँ पर पार्टी को चुनावी फ़ायदा होता हो। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, तो उसकी अध्यक्षा संदेश खाली तो जाती हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाती। इसी तरह और भी विपक्षी सरकारों के जो महिला आयोग हैं, वहाँ भी यही हाल है तकरीबन। पूरी तरीके से जिसके पास सत्ता है, सारा खेल उस तरफ झुक जाता है और जो सत्ता में नहीं है, वो फिर तिकड़म लगातार करता रहता है, कोशिश करता रहता है कि वो सत्ता में आए। जब वो सत्ता में आता है, तो वो भी वैसे ही आचरण करता है, जैसा जिसकी वो आलोचना कर रहा होता है। उसका आचरण उससे भिन्न नहीं होता है आमतौर पे। अब देखिए इंदिरा गांधी की जो निरंकुशता थी, उसका तत्कालीन जनसंघ ने, बाद में जनता पार्टी ने, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रतिकार किया, बहुत प्रतिवाद किया। उन लोगों को जेलों में भी डाला गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित वगैरह भी किया गया। वो लोग सत्ता में आ गए हैं, तो इंदिरा गांधी से भी बढ़ चढ़ के निरंकुशता लगा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने संविधान सम्मत निरंकुशता लगाई थी, संविधान के तहत इमरजेंसी घोषित की थी। ये वैसा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी जो 1 जुलाई से जो नई सीआरपीसी, नई दंड संहिता लागू होने वाली है, नया दंड विधान लागू होने वाला है, अगर उसके प्रावधानों को आप देखें, तो आप भौचक्के रह जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि भारत में पुलिस स्टेट बनने वाली है। इस संदर्भ में अगर आप कुछ उदाहरण दें तो किस तरह का प्रावधान है? अब आप यही देखिए कि अगर आप पहले पुलिस के सामने आप बयान देते थे, अदालत में कह सकते थे कि ये पुलिस ने हमारा बयान हमसे जबरदस्ती लिया है, मारपीट के लिया है, तो वो बयान अदालत में एडमिसिबल नहीं होता था। अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस ने आपसे जो बयान ले लिया, वो बयान अदालत में भी आपको मानना पड़ेगा कि आपने दिया था स्वेच्छा से। पहले 14 दिन का रिमांड होता था, अब 90 दिन तक आप रिमांड पे रहेंगे। 90 दिन तक आप जमानत की अर्जी नहीं दे पाएंगे आप। अब जैसे आप ये यूट्यूबर हैं, आप नई परख चला रहे हैं, आप एक यूट्यूबर हैं। आज आपके खिलाफ वो आरोप नहीं है, लेकिन अगर उस वक्त नई दंड संहिता में आपके खिलाफ आरोप होगा, जहां तक मेरी जानकारी है, आपके ऊपर 5 साल की सजा हो सकती है आपको, और आपके ऊपर 5 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकता है। खेल खत्म, पैसा हजम। अनंतकाल जो छोटे-छोटे जुर्म होते थे, जिनके अंदर कम छोटा-मोटा जुर्माना लगता था, 2 साल या उससे कम की सजा होती थी, उनको बढ़ा दिया गया है। 3 साल से 5 साल की सजा कर दी गई है, जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं। इसकी वजह से वो सारे जुर्म जो हैं, वो सब सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट के दायरे की चीज हो गए हैं। यानी उनके लिए मुकदमे लड़ना और न्याय पाना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसी बहुत से उसके अंदर प्रावधान है, जिसकी वजह से अब जैसे कि अगर आप किसी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसी का वो करते हैं,
मतलब किसी की बात को रिकॉर्ड करते हैं या उसकी तस्वीर खींचते हैं, जैसे कि उनकी खींची गई थी भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, स्टिंग ऑपरेशन करते हैं मतलब किसी का, तो वो स्टिंग ऑपरेशन करना अपराध है। अब उसमें वही है फिर 5 करोड़ 5 साल और 5 करोड़ का जुर्माना। और पहले सरकार भी ये नहीं कर सकती थी, अब सरकार को ये अधिकार दे दिया गया है। सरकार किसी की भी बात सुन सकती है, किसी का फोन टेप कर सकती है, किसी की रिकॉर्डिंग कर सकती है, लेकिन व्यक्ति नहीं कर सकता। सरकार अधिकार पूर्वक कर सकती है। आप करेंगे तो आपके लिए ये अपराध होगा। इस तरह की बहुत सी बातें हैं उसके अंदर जो कि आश्चर्यजनक रूप से नागरिकों के खिलाफ झुकी हुई हैं और सरकार की आलोचना को हतोत्साहित करेगी ये सारे प्रावधान। आज एक और छोटा-सा घटनाक्रम बिहार में हुआ। वहाँ पर कांग्रेस के 2 और राष्ट्रीय जनता दल के 1 विधायक जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से मिल गए, ऐसा कहा गया। हालाँकि विधायक अब तो सीधे तौर पर जा नहीं सकते, उनके ऊपर कानून लगेगा, दल-बदल विरोधक कानून। लेकिन अब ये निरोधक कानून जो है काम कारगर नहीं है। तो इसको हम क्या मानें कि आराम से अब दल-बदल होता रहेगा, ऐसी ही चीज़ें चलती रहेंगी? देखिए है क्या कि जैसे ऐसे नगर विधानसभा का कार्यकाल घटता जाता है, इसमें कम समय रह जाता है, वैसे वैसे इस तरह की चीजों की संभावना और बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा के नए चुनाव और नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे ये सब घटनाएं और ज्यादा होंगी, क्योंकि लोगों को वो सदस्यता खोने का उनकी खतरा कम, मतलब उसको नुकसान होने कम से कम होता चला जाएगा। और सारे देश में एक तरह की मान्यता सी बन गई है कि सत्ता का उद्गम और स्रोत जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। सत्ता की पूंजी उसके पास है, सत्ता के लाभ वो ही पहुंचा सकती है आपको, और किसी के पास देने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। अगर देने के लिए किसी के पास है तो वो केवल भाजपा के पास है। तो ये हो जाने पर भाजपा से कभी लोग नहीं आएंगे, भाजपा में ही ज्यादातर लोग जाएंगे। ऐसा भी कभी कभी होता है, भाजपा से भी लोग जाते हैं। सुनते हैं कि कर्नाटक में भाजपा के किसी एमएलए वगैरह ने उधर पाला बदल के कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप होगा। नियम के तौर पर यही होगा कि विपक्ष के लोग इधर मतदान करेंगे। तो एक आखिरी सवाल कि जो आज का दिन है, जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, विपक्ष को झटका लगा, तो क्या उसे हम ये माने कि एक जो पूरा नैरेटिव बन रहा है कि विपक्ष तो बहुत कमज़ोर और बुरी स्थिति में है, वो नरेंद्र मोदी को तो कोई चुनौती नहीं दे सकता है, उसको और मजबूत करता है? या फिर इस पूरे नैरेटिव को भी तोड़ने की भी कोई गुंजाइश बची है आपके अनुसार? तो इसमें विपक्ष की कमजोरी का एक पहलू नया निकल के आया है कि एक तो ये है कि नरेंद्र मोदी हमले करते हैं, वो ईडी का इस्तेमाल करते हैं, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, केस लगाते हैं विपक्ष के लोगों पे, उन्हें गिरफ्तारियों का खतरा है वगैरह वगैरह, पीएमएलए का इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो है कि वो विपक्ष को तोड़ रहे हैं। यहां तो ऐसी कोई बात थी नहीं राज्यसभा के चुनाव में। यहाँ लगा कि विपक्ष विपक्ष जो है ना, ये गैर भाजपा दल जो है, वो अपने घर को भी आ, संभाल नहीं पा रहे हैं। वो जो भी उनकी राजनीतिक जमा पूंजी है उसको सहेज के नहीं रख पा रहे हैं, पूंजी को बढ़ाना तो दूर रहा। लेकिन हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के विधायक जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, उन्हें पैसे का लालच नहीं दिया गया होगा, उन्हें डराया नहीं गया होगा। ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उन्हें पैसे का लालच नहीं दिया गया, डराया नहीं गया, वो तो सब है ही। लेकिन ऐसा कोई अभी तक तो कोई प्रमाण नहीं आया कि भाई इस फलाने के ऊपर कोई फलाना केस था। भाई जब वो तो कोई केस वगैरह होता है ना, पैसे का लालच तो 100% है। पैसे का लालच, पद का लालच, उज्जवल भविष्य का, राजनीति में उज्जवल फायदेमंद भविष्य का लालच, वो तो लालच तमाम होंगे, तमाम तरह के लालच तो बहुतों को दिए जाते हैं, फंसते तो उसमें 4-5 ही लोग हैं। और उस वक्त जब लोगों को पता हो कि भाई इस ये लोग फंस सकते हैं, तब तो कुछ उनको उसमें कुछ पेशबंदी की उम्मीद की जा सकती है। और उसमें कई एक नेता है, जैसे एक रितेश पांडे है जो 5 साल सांसद रहे बहुजन समाज पार्टी से, और अब वो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको टिकट भी मिल जाएगा और आज उनके पिता ने भी मत दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे लोग समझदार नेता के रूप में सामने आ रहे हैं नए भारत में। ऐसे लोगों का हम लोग भले ही उनकी आलोचना निंदा करते रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की समाज में कोई उनकी बेइज्जती होती हो ऐसी बात नहीं है। देखिए हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म होता? क्योंकि रिश्वतखोर लोगों की ऐसा थोड़ी ना कि समाज में उनकी बेइज्जती होती हो। जो रिश्वत लेके पकड़ा जाता है, आप क्या समझते हैं लोग उसके ऊपर थूकते हैं क्या?
वही कहते थोड़ा बदकिस्मत था, पकड़ गया। तो ये सब राजनीति में जो होता है, इसमें समाज में इस बात की कोई वो नहीं है कि ये लोग कोई ऐसे लोग होंगे इनका सामाजिक कोई बहिष्कार करे। आज तक किसी नेता का, किसी भ्रष्टाचारी का सामाजिक बहिष्कार हुआ है क्या? कुछ लोग का राजनीतिक करियर खत्म हुआ था 90 के दशक में, पर आमतौर पे तो नहीं हुआ। नहीं, वो तो एक क्या राजनीतिक करियर खत्म हुआ? देखिए, हवाला डायरी कांड हुआ। हवाला डायरी कांड में जिन जिन लोगों के नाम आए, उसमें किस व्यक्ति का राजनीतिक करियर खत्म हुआ? लालकृष्ण आडवाणी का नाम आया, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने किया, हमने अपनी पार्टी को पैसा दिया है। शरद यादव का नाम आया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, शरद यादव का राजनीतिक करियर तो खत्म नहीं हुआ। आरिफ मोहम्मद खान का नाम आया, उसके अंदर बहुत बड़ा पैसा उन्होंने लिया था, आजकल वो केरल के गवर्नर हैं, वो धड़ाके से केरल की सरकार को कमजोर करने में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से। कहाँ किसका नुकसान हुआ उसमें? जैसे थोड़ा सा जगन्नाथ मिश्रा सुखराम की जो नजदीक एक IAS अफसर थी, उसके यहाँ कितना कैश पकड़ा गया था, करोड़ों रुपए कैश पकड़ा गया था। बाद में सुखराम ने फिर वापसी की और फिर उन्होंने पार्टी बनाई। उनकी पार्टी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उसने एक बार तो किंग मेकर की भूमिका तक निभाई उन्होंने, सुखराम की पार्टी ने। मधु कोड़ा है जो अकेले दम पे मुख्यमंत्री बन गए, उनके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगे, कितना उन्होंने पैसा कमाया, कोई बच्चे से भी पूछो आंख बंद करके कहेगा कि भ्रष्ट था। उनकी पत्नी सांसद है इस वक्त, और अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में चली गई है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर। नहीं, कांग्रेस छोड़ के गई है। हाँ, कांग्रेस छोड़ के। मैंने आप कितने नाम गिना दिए एक सांस में। अब बंगारू लक्ष्मण तो कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके परिवार को कभी पार्टी से दूर नहीं किया। उनके परिवार के लोगों को टिकट दिए गए, वो चुनाव लड़े। तो आज की बातचीत को हम इसी बिंदु के साथ समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे और देश की राजनीति में घट रही घटनाओं के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।